Hi guys, welcome to me in coaching classes. So guys, अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 जो कि हमारी क्लास 7th की NCERT का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मध्यकाल हमारे भारतीय इतिहास का जो माना जाता है उससे लेके आधुनिक काल में हमारा इंडिया कैसे एंटर हुआ, क्या क्या ऐसे चेंजेस थे या फिर क्या क्या ऐसे सिचुएशंस थी जिनके चलते हुए हम बोल सकते हैं कि आधुनिक काल का प्रारंभ हो चुका था और मध्यकाल का अंत। और इस चेंज का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है औरंगजेब की मृत्यु से लेके पानीपत की तीसरी लड़ाई तक, मतलब 1707 से लेके 1761 तक का जो भी टाइम पीरियड है उसको माना जाता है कि युग परिवर्तन हुआ। ठीक क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हुए, बहुत सारी और भी इवेंट्स हुए जिसकी वजह से यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य का अंत हुआ, मध्यकाल का अंत हुआ हमारे भारतीय इतिहास के, और आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। सबसे पहले तो हम रीज़न पढ़ेंगे कि मुग़ल साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। ठीक है, मुग़ल काल एक टाइम में बिल्कुल अपने पीक पे था, बहुत अच्छा कर रहा था, बट ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि जो अच्छा कर रहा है वो हमेशा ही अच्छा करे। ये तो नेचर का नियम है कि जो नीचे से बढ़ता है वो ऊपर जाता है, एक पीक के बाद वो नीचे आ गिरता है, फिर ऊपर बढ़ता है, फिर नीचे आ गिरता है। ठीक है, और ऐसी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको मेरे प्रीवियस चैप्टर्स में भी दी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हुआ कि अब मुग़ल काल का पतन का टाइम चल रहा था और अलग अलग टाइप के संकट वहाँ पे खड़े होने लगे थे। औरंगजेब ने दक्कन में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। ठीक है, और लंबी लड़ाई लड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, बहुत सारे फाइनेंशियल मतलब वित्तीय संसाधनों का यूज़ किया गया। अब आप राज्य चला रहे हो या फिर घर चला रहे हो या फिर कोई भी कंपनी चला रहे हो, फाइनेंस उसकी जान होती है। अगर आप उसमें फाइनेंस ही इन्वेस्ट नहीं करोगे, मतलब पैसा ही इन्वेस्ट नहीं करोगे, चाहे आप कंपनी चला रहे हो, चाहे घर चला रहे हो, चाहे कुछ भी चला रहे हो, अगर आप फाइनेंस ही उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपके उसमें ब्लड ही नहीं होगा, पैसा ब्लड माना जाता है, ब्लड ही नहीं होगा तो आपकी बॉडी कैसे काम करेगी। तो औरंगजेब ने यही किया कि बहुत सारा वित्तीय संसाधनों को तो खर्च कर ही दिया, और उस टाइम होने लगा कि जो औरंगजेब का कंट्रोल था ना वो भी धीरे धीरे छूटने लगा और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। केंद्रीय सत्ता मतलब दिल्ली, और सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन मतलब दीवानी और फौजीदारी दोनों ही कार्यालयों पे कंट्रोल करने लगे थे। अब सही बात है यार, जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है अगर वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कौन मानेगा फिर। ठीक है, तो अब यही होने लगा था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट पे से कंट्रोल छूटने लगा था। सूबेदार जो भी राजस्व इकट्ठा करते थे, जो भी पैसा उनको मिलता था, उससे वो लोग अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ बढ़ाते थे। ठीक है, अब सैन्य शक्तियाँ बढ़ा दिया आपने, पैसा आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा नहीं, पैसा आपने हजम कर लिया। मान लीजिए आपको 100 रुपीज़ मिले, ठीक है, 80 रुपीज़ अपने पास रख ले, 20 रुपीज़ आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे, सेंट्रल गवर्नमेंट काम कैसे करेगी। ठीक है, तो अभी इस टाइम यही होने लगा था। और उत्तर तथा पश्चिम भारत के अनेक हिस्सों में जमींदार और किसानों के विद्रोह, कृषक आंदोलन, ये समस्या और उत्पन्न होने लगी थी। ठीक है, और कभी कभी ये विद्रोह इतने ज़्यादा बढ़ गए जो कि टैक्स के अगेंस्ट थे, और ये कभी कभी शक्तिशाली सरदारों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की भी कोशिशें थी कि भाई विद्रोह होगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा और पैसा हमारे पास रह जाएगा और हम पावरफुल बन जाएंगे। या फिर कोई भी विद्रोह हुआ, किसी ने लीड कर दिया तो लीडर बन गया। ठीक, ऐसे करके सिचुएशंस उस टाइम क्रिएट हो रही थी। अब इतनी सारी सिचुएशंस, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए आप अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी जनता पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉब्लम्स तो आनी हैं। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आने लगी और औरंगजेब के उत्तराधिकारी उसको हैंडल नहीं कर पाए,
क्योंकि हमने क्या देखा है कि मध्यकाल से लेके आधुनिक काल के बीच में 1760 और 1761 वाला टाइम पीरियड पड़ता है। 1760 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि औरंगजेब मरेगा तो उसके उत्तराधिकारी राज्य करेंगे। उसके उत्तराधिकारी राज्य कंट्रोल नहीं कर पाए और इन 54 सालों में सिर्फ 54 ईयर्स में युग परिवर्तन हो गया। भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ, इसका एक हिंट हमें ऊपर ही मिल चुका है कि जो सूबेदार थे या फिर जो शक्तिशाली सरदार थे जो अपनी शक्ति और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे, वो लोग क्या करते थे कि भाई अपना बिजनेस किया, ठीक, और पैसा अपना इकट्ठा किया, अपने पास रख लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा ही नहीं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो तिजोरी होगी वो तो खाली होगी ना, जो राजकोष होगा वो खाली होगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा इसी चीज़ के बारे में इलैबोरेट किया गया है, इसको एक बार देख लेना। एक प्रॉब्लम और भी पड़ी। नादिर शाह ने 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पे अटैक कर दिया और पूरी दिल्ली लूट ली और बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। एक तो वैसे पैसे की इतनी कमी थी, बचा खुचा नादिर शाह ले गया। फिर क्या होना था? फिर तो वही होना था जो हुआ। बची खुची जो दौलत थी नादिर शाह ले गया और जो थोड़ी सी कमी बेचारी रह गई होगी वो अहमद शाह अब्दाली ने पूरी कर दी। उसने लगातार आक्रमण किया और उसने 1748 से लेकर 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। देखो, पैसे कम, ठीक, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम, प्राइसेस वहाँ पे पहले ही बढ़ रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम्स वहाँ पहले ही हो रही है। नादिर शाह ने अटैक कर दिया, फिर अहमद शाह अब्दाली ने अटैक कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। और देखिए नादिर शाह के अटैक का यहाँ पे वर्णन कैसे किया जा रहा है। 60 लाख रुपए, कई 1000 सोने के सिक्के, कहीं बेशकीमती जवाहरात, कई करोड़ रुपए के गहने वो ले गया, ठीक, और कुछ चीज़ें तो वैसे ले गया कि जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था। तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन बहुत ज़्यादा प्रेशियस था, ये बहुत बेशकीमती था और इसकी जो कलाकारी थी वो भी बिल्कुल यूनिक थी। एक वृत्तांत से और मालूम पड़ता है जो कभी मालिक थे जिनको भरपूर इज्जत दी जाती थी वो दर्दनाक हालत में आ गए। प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिला। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया। शौकीन लोग थे जो नए नए कपड़ों का फैशन लाते थे, उनके पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं थे। और जिसके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे बेघर हो गए। एक नया शहर जो बसाया गया था शाहजहानाबाद, हमने इसके बारे में पढ़ा है पहले भी, वो मलबे का ढेर बन गया। और तब शहर के पुराने मोहल्ले पर नादिर शाह ने हमला बोला और सारी की सारी वहाँ की दुनिया तबाह कर दी, ठीक है। इसी बीच में क्या हुआ भाई, जो अभिजात वर्ग थे उन लोगों को मौका मिल गया अपना राज्य स्थापित करने का या फिर कुछ भी करने का। तो अभिजात वर्ग 2 गुटों में बट गया, ईरानी और तुरानी, मतलब तुर्क मूल के, ठीक है। ईरानी मतलब ईरान के, तुरानी मतलब टर्की के, तुर्क के। और काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह, परवर्ती मतलब बाद के मुगल बादशाह, इनके हाथों की कठपुतली बनी रही, ठीक। और बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग सिचुएशन तो जब आ गई, अपमानजनक की स्थिति तब आ गई जब 2 मुगल बादशाह फर्रुखशिहार और आलमगीर, इस टाइम पीरियड में उनकी हत्या कर दी गई और 2 सुल्तान अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया, ठीक। मुगल सत्ता यहाँ पूरी तरह फिनिश ही समझ लीजिए। मुगल साम्राज्य समाप्त और नए राज्यों का उदय। मुगल साम्राज्य की समाप्ति के बाद तीन राज्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद, ठीक है। और जो ये राज्य बने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट अवध वाला जो हमने पढ़ लिया। सेकंड ऐसे राज्य जो मुगल के पुराने शासन
काल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे और इसमें कई राजपूत प्रदेश भी थे, ठीक। और तीसरी श्रेणी में मराठा, सिख और जाटों के राज्यात। और काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद इन्होंने अपनी स्वतंत्रता मुगलों से छीन ली, मतलब मुगलों से ये लोग स्वतंत्र हो गए। पुराने मुगल प्रांत। पुराने मुगल प्रांतों जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, मतलब कि मुगल जो सुल्तान थे उनसे मुक्ति पाने के बाद, उनसे स्वतंत्रता पाने के बाद जिन 3 राज्यों का निर्माण हुआ वो थे अवध, बंगाल और हैदराबाद। स्थापित किसने किया? अवध को स्थापित किया सदात खान ने, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को और आसफ जहाँ ने हैदराबाद को स्थापित किया। इनको उत्तराधिकारी राज्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले ये लोग मुगल दरबार में थे और बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड कर रखी थी इन लोगों ने, और मुगल बादशाहों को इन लोगों पे विश्वास भी था। अब हम पढ़ेंगे हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद का संस्थापक कौन था? निजाम उल मुल्क आसफ जाह, ठीक। ये इसका टाइम पीरियड रहा है, जो कि फर्रुखशियार के दरबार में बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन होल्ड करता था। पहले तो वो अवध में कार्यरत था, बट बाद में उसे दक्कन भेज दिया, ठीक। दक्कन का कार्यभार दे दिया। 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों में सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास काफ़ी कंट्रोल था, ठीक है, वित्तीय और राजनीतिक मामलों में। दक्कन में होने वाले उपद्रव और मुगल दरबार में चल रहे प्रतिस्पर्धा, मतलब आपस का जो कंपटीशन था, इसका फ़ायदा उठाया आसफ जाह ने और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया, ठीक। आसफ जाह अच्छे सैनिक और कुशल प्रशासकों को अपने साथ तो नॉर्थ इंडिया से ही ले गया था, और वहाँ पे जाके भी उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, भाई सब कुछ हमारा होगा, हमारा कंट्रोल होगा, ठीक है। कहने को तो वो सिर्फ मुगल मुगल सुल्तान का सिर्फ सेवक था, बट काम वो अपने बिल्कुल आज़ादी से करता था। इवन वो दिल्ली से कुछ भी निर्देश नहीं लेता था, बल्कि दिल्ली का सुल्तान क्या करता था कि हाँ ठीक है भाई, तूने काम कर दिया, हाँ मैं मान लेता हूँ कि हाँ तूने कर दिया, और उसको मतलब बोल देता था कि हाँ ठीक है, ये वाला निर्णय मेरा ही है और इसको अप्लाई कर दिया जाए। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेनानायकों के साथ युद्ध करने में हमेशा बेचारा बिजी रहता था। और पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था। कोरोमंडल मतलब तमिलनाडु वाला एरिया, और वहाँ पे वस्त्रोत्पादक मतलब वस्त्र बनाने वाले एरिया पे वो कंट्रोल करना चाहता था, बट वहाँ पे ब्रिटिश ऑलरेडी प्रेजेंट थे, जिस वजह से वहाँ पे वो अपना कंट्रोल नहीं जमा। और अब पढ़ते हैं अवध। बुरहान उल मुल्क सदात खान, ठीक, पहले अवध का सूबेदार बना, फिर मुग़ल शासन में या फिर मुग़ल दरबार में जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे उसका उसने फ़ायदा उठाया और महत्वपूर्ण राज्य उसने बना दिया, एक इम्पॉर्टेंट राज्य उसने बना दिया। और अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था। क्यों? क्योंकि वह गंगा के उपजाऊ इलाकों में स्थित था, वहाँ पे फैला हुआ था, और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता था, ठीक। बुरहान ने भी यही किया कि भाई दीवानी और फौजदारी सूबेदारी सारे मामले एक साथ अपने अंडर में ले लिए और मुगलों को बोल दिया टाटा बाय बाय। पर बुरहान ने जो भी कदम उठाए बहुत सेफ्टी के साथ उठाए, ठीक। उसने पहले तो जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी, साथ साथ जागीरों के आकार में भी कटौती कर दी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी जागीर होगी तो उसे कंट्रोल करने में फिर उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। धोखाधड़ी रोकने के लिए उनके खातों को और उनके लेखों की मतलब उनके बायोडेटा की जांच की गई और नियुक्त अधिकारी द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण सेट कर दिया कि इस राज्य से या फिर इस जिले से, राज्य से नहीं जिले से, इस जिले से इतना राजस्व, इतना इनकम टैक्स हमें मिलना ही चाहिए।
राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, मतलब वहाँ के जो सेठ थे, साहूकार थे या महाजन थे, उन पे डिपेंड रहता था। और राजस्व वसूलने का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को देता था। ठीक, इर्ज़ेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। इर्ज़ेदार मतलब जो ये लोग हैं, सेठ, साहूकार, महाजन, कि हाँ हम आपको इतनी रकम राजस्व के रूप में दे देंगे। और एक उनको फैसिलिटी और दे दी गई कि जो कर है, जो टैक्स है, उसका मूल्यांकन करने का और उसे एकत्र करने की अच्छी खासी छूट दे दी। भाई जैसे भी चाहिए, बस हमें पैसा चाहिए, ठीक है, हमें दे दो। तो ऐसे करके इर्ज़ेदारों को छूट दे दी गई। और जो सेठ, साहूकार और महाजन थे, इन्होंने उस राज्य की वित्तीय प्रबंधन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और अब पढ़ते हैं बंगाल के बारे में। अवध और हैदराबाद हम पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं बंगाल। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से मुक्त हो गया। औपचारिक रूप से कभी सूबेदार नहीं बना, बट काम सारे सूबेदारों वाले ही करता था वो, और फिर बाद में अच्छा खासा कंट्रोल ही अपने पास ले लिया। मुर्शिद कुली खान ने भी ये किया जो अवध और हैदराबाद के शासकों ने किया। पहले वहाँ के राजस्व पे वहाँ कंट्रोल जमाया, धीरे धीरे मुगल सत्ता से दूर कर दिया और राजस्व का बड़े पैमाने पे पुनर्निर्धारण करने के आदेश दे दिए। बट ये है कि ज़मींदारों से बड़ी कठोरता से नकद वसूल किया जाता था। तो ऐसा था कि जो काफ़ी सारे ज़मींदार थे, उन लोगों को उधार भी देना पड़ता था। इवन अगर कुछ लोग टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो उन्हें मजबूरी में अपनी ज़मीनें भी बेचनी पड़ती थी। ऐसे करके फिर ज़मींदारों में काफ़ी चेंजेस आए और राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खान के टाइम में भी दिखाई दिया। और उसके शासनकाल में जो जगत सेठ था, जगत सेठ साहूकार का घराना अत्यंत समृद्धशाली बन गया। ठीक है, और अब हम ये देखते हैं कि अवध, बंगाल और हैदराबाद में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी और या फिर मुग़ल व्यवस्था से क्या क्या डिफरेंशिएशन थे, वो क्या क्या डिफरेंस थे, उसमें डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे था। फर्स्ट, पुराने मुग़ल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे ये वाले राज्य, और ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति संदेहास्पद थे। भाई थोड़ा डाउट तो हो गई, क्योंकि जो धोखाधड़ी उन्होंने खुद की है उनके साथ होने की भी तो चांसेस है ना। अब जो काम इंसान ने खुद किया है वो तो उसको ज़्यादा अच्छे से ही मालूम होगा। ठीक, और इवन में जागीरदारी व्यवस्था को लेके भी अत्यंत संदेह में रहते थे कि भाई कोई मतलब उन पर कंट्रोल ना कर ले। सेकंड, कर प्राप्त करने के तरीके अलग। मुग़ल लोग तो अधिकारियों पे बेस थे, पर इन लोगों ने इर्ज़ेदारी की प्रथा स्टार्ट कर दी। इर्ज़ेदारी का मतलब ठेके पे काम देना, कि भाई आप ये काम करो और हमें इतना टैक्स दे दो, इसको बोलते हैं ठेका। ठीक, मुग़ल लोग इसको पहले पसंद नहीं करते थे, बट 18वीं शताब्दी में पूरी इंडिया में फैल गई ये चीज़। और तीसरा लक्षण मिला कि उनमें राज्य और धनी महाजनों, वर्णिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ठीक, ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इर्ज़ेदारों को पैसा उधार देते थे और बदले में ज़मीन एज ए सिक्योरिटी या फिर एज ए बंधक के रूप में ये लोग ज़मीन रख लेते थे। और उनकी जोतों से, मतलब जैसे खेत है, ठीक है, उनसे जो भी फसलें वगैरह प्राप्त हुई या फिर उस लैंड का कुछ भी है उससे कर वसूल किया करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य, मतलब ज़्यादा धन वालों, साहूकार और महाजनों की राजनीतिक व्यवस्था में भी साझेदारी बढ़ गई। पहले तो वित्तीय व्यवस्था में थी, फिर राजनीतिक व्यवस्था में भी बढ़ गई।